हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है लेज़र फिज़िक्स का, और उसके अंदर हमने पल्स्ड और कंटिन्यूस एमिशन जो है उसको पढ़ना है। तो ये जो पल्स और कंटिन्यूस एमिशन है, ये दो डिस्टिंक्ट मोड्स हैं लेज़र ऑपरेशन के, और इसमें हर एक जो है इसके अपने करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। तो हम यहाँ पर इनका जो कंपैरिजन है उसको जरा यहाँ पर देखते हैं पल्स और वर्सेस कंटिन्यूस एमिशन के अंदर, कि पहले नंबर पर यह है कि कंटिन्यूस एमिशन जो है वो क्या होता है। कंटिन्यूस एमिशन, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूस एमिशन का मतलब है कि कंटिन्यूस वेव, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं CW, कंटिन्यूस वेव या कंटिन्यूस जो एमिशन है। तो कंटिन्यूस वेव जो है या कंटिन्यूस एमिशन में इसके जो एमिशन के करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें ये जो एमिशन करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर पहले नंबर पर जो है वो कंटिन्यूस आउटपुट जो है वो आती है। तो कंटिन्यूस आउटपुट क्या है? किसी भी जो कंटिन्यूस वेव लेज़र है उसके अंदर लाइट एमिशन जो है ये कंटिन्यूस होता है और स्टेडी होता है। तो इसकी वजह से एक कंटिन्यूस बीम ऑफ लेज़र लाइट विदाउट किसी इंटरप्शन के प्रोड्यूस होती है, यानी कि कंटिन्यूस रहती है, उस लेज़र बीम के अंदर कोई इंटरप्शन नहीं आती है। तो हम कह सकते हैं कि इन कंटिन्यूस वेव लेज़र, जो कंटिन्यूस वेव लेज़र है, लाइट एमिशन इज कंटिन्यूस। तो लाइट का जो एमिशन है वो कंटिन्यूस होता है और स्टेडी होता है, एंड स्टेडी। और इसके अलावा ये प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूस बीम ऑफ लेज़र, इट प्रोड्यूसेस द कंटिन्यूस बीम ऑफ लेज़र विदाउट इंटरप्शंस। कंटिन्यूस बीम ऑफ लेज़र जो है वो प्रोड्यूस होती है बगैर कोई इंटरप्शंस के। अब इसके अंदर नंबर 2 पर इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को अगर हम देखें तो कंटिन्यूस वेव लेज़र जो हैं ये यूज़ होती हैं इन एप्लीकेशंस के अंदर जहाँ पर स्टेडी और कंटिन्यूस और स्टेडी आउटपुट रिक्वायर होती है, ठीक है, कंटिन्यूस एंड स्टेडी आउटपुट। तो जहाँ पर आपको कंटिन्यूस और स्टेडी आउटपुट रिक्वायर्ड होती है तो वहाँ पर हम कंटिन्यूस वेव लेज़र जो है इसको यूज़ करते हैं। अब ये इन जो एप्लीकेशन है ये इंक्लूड करती हैं लेज़र पॉइंटर्स, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, लेज़र सर्जरी और वेरियस साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जो हैं, वेयर ए कंट्रास्ट ए कांस्टेंट लेज़र बीम इज़ रेडेड। मतलब आपको जो है आपके पास लेज़र पॉइंटर जो है, मतलब इसकी एप्लीकेशंस में जो है नंबर 1 लेज़र पॉइंटर्स, लेज़र पॉइंटर्स के अंदर इसका यूज़ है। उसके बाद ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए होती है जिसमें से लेज़र को पास किया जाता है। ये आजकल फ्लैश फाइबर जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, इसमें कम्युनिकेशन जो है वो इसी तरीके से जो है वो की जाती है।
ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए, जिसमें लाइट के फोटॉन्स के ज़रिए डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जो है वो जाया जाता है। इसके अलावा लेज़र के साथ जो सर्जरीज की जाती हैं, लेज़र से मुख्तलिफ आजकल लेज़र से सर्जरी भी की जाती है, जिसमें आँख का रेटिना वगैरह जो है उसको किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा और इसकी भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं। जहाँ पर इसको आप कंटिन्यूस वेव लेज़र जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब तीसरे जो पॉइंट है इसके अंदर, तीसरा पॉइंट है पावर लेवल्स। जो आपके पास पावर लेवल्स आते हैं, पावर लेवल्स क्या हैं? इसमें लोअर एवरेज पावर जो है, तो कंटिन्यूस वेव लेजर जो है ये टिपिकली ऑपरेट करते हैं लोअर एवरेज पावर लेवल्स के ऊपर। ठीक है, तो कंटिन्यूस वेव लेजर ऑपरेट एट लोअर, ये लोअर एवरेज पावर के ऊपर जो है वो ऑपरेट करती हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट बीम ऑफ लाइट को एमिट करती हैं, बिकॉज दे एमिट कांस्टेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, चूंकि ये कांस्टेंट यानी कि इनमें से जो लेजर निकल रही होती है उसके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं आ रही होती, कोई इंटरप्शंस नहीं आ रही होती, लिहाजा ये कांस्टेंट बीम ऑफ लाइट जो है उसको एमिट करती हैं, जिसकी वजह से ये लोअर पावर यानी कि इसको ऑपरेट करने के लिए कोई ज़्यादा पावर जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद जो है वो दूसरा आ जाता है, ये तो कंटिन्यूस एमिशन की बात होगी। अब उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पर जिसको हम कहते हैं पल्स्ड एमिशन। क्योंकि हमारे पास मैंने कैसे कहा है कि ये दो किस्म के हमारे पास एमिशन होते हैं, जिसको हम पल्स्ड और कंटिन्यूस एमिशन का नाम जो है वो देते हैं। तो अब दूसरे नंबर पर जो है वो है पल्स्ड एमिशन। तो पल्स्ड एमिशन जो है इसमें नंबर 1 पे जो एमिशन करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो एमिशन करैक्टरिस्टिक्स जो हैं इनमें नंबर 1 पे आपके पास पल्स्ड आउटपुट जो है वो आती है। पल्स्ड आउटपुट, तो पल्स्ड लेजर एमिट करती हैं लेजर लाइट को इन शॉर्ट बर्स्ट और पल्सेस। ब्रस्ट होते हैं वेव्स के, कंटिन्यूस वेव नहीं होती, ब्रस्ट की फॉर्म में वेव जो है वो एमिट होती है। तो पल्स्ड लेजर्स एमिट लेजर लाइट, तो पल्स लेजर जो हैं ये एमिट करती हैं लेजर लाइट को इन शॉर्ट बर्स्ट और पल्सेस या पल्सेस के अंदर। तो जो ड्यूरेशन होता है इन पल्सेस का ये रेंज करता है फ्रॉम फेमिटो सेकेंड टू मिली सेकेंड, यानी कि अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस से लॉन्गर पल्सेस तक। तो फेमिटो सेकेंड यानी कि इसका ड्यूरेशन जो है वो फेमिटो सेकेंड, ये फेमिटो सेकेंड जो है ये अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस होती हैं और ये रेंज करती हैं टू
मिली सेकेंड जो कि लॉन्गर पल्सेस होती हैं, ठीक है। फेमिटो सेकेंड और जो अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस होती हैं और मिली सेकेंड जो कि यहाँ पे डबल एल डाल लें, जो कि लॉन्गर पल्सेस, तो ये इनकी रेंज होती है। अब इनकी जो एप्लीकेशन है नंबर 2 के ऊपर, एप्लीकेशन पल्स लेजर जो है ये यूज होती हैं उन एप्लीकेशंस के अंदर जहां पर आपको रिक्वायर होती है हाई पीक पावर। दे आर यूज्ड इन applications where high peak power is required। यहां पर आपको हाई पीक पावर जो है वो रिक्वायर्ड होती है, लेकिन एवरेज पावर जो होती है वो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मे बी लोअर देन नो कंटिन्यूस वेव लेजर्स, बट एवरेज पावर may be lower than continuous wave lasers, लेकिन एवरेज पावर जो है वो ये पॉसिबिलिटी है कि उससे कम हो सकता। अब एग्जांपल्स जो हैं इसकी जो एप्लीकेशंस की इंक्लूड करती हैं, जैसे नंबर 1 के ऊपर लेज़र कटिंग है। लेज़र कटिंग के अंदर आप ब्रश जो हैं हाई पावर के उनको यूज़ करते हैं। उसके अलावा मटेरियल प्रोसेसिंग है, मटेरियल को प्रोसेस करने का। उसके बाद लेज़र एब्लेशन है, ठीक है जी। उसके बाद जो है इसको यूज करते हैं रेंज फाइंडिंग के अंदर, रेंज फाइंडिंग, ठीक है जी, चौथे नंबर पर। और मटेरियल प्रोसीजर्स और अल्ट्रा फास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मटेरियल प्रोसीजर्स और छठे नंबर पर अल्ट्रा फास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनके अंदर इसकी अब इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि जो पीक वर्सेस एवरेज पावर होती है, कि पीक पावर और एवरेज पावर जो है उसके अंदर क्या फर्क है। पीक पावर और वर्सेस एवरेज पावर। पीक पावर और एवरेज पावर में क्या फर्क है। अब इसमें एक हायर पावर पीक होती है। पहला पॉइंट है कि हायर पावर पीक, तो पल्स लेजर जो है ये डिलीवर करती हैं एक्सट्रीमली हाई पीक पावर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी इन ईच पल्स, यानी कि हर पल्स के अंदर जो है वो हाई पावर जो है वो कंसंट्रेटेड होती है, उसके अंदर मौजूद होती है, वो स्टोर हुई है। तो इसकी वजह से ये सूटेबल है उन टास्क के लिए जो वहाँ पर आपको इंटेंस और ब्रीफ बर्स्ट ऑफ एनर्जीज जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो पल्स लेजर्स हैं
pulse lasers can deliver extremely high पीक पावर। तो ये एक एक्सट्रीमली हाई पीक पावर जो है उसको करते हैं ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी जो है वो कंसंट्रेट हुई होती है इन ईच पल्स, हर पल्स के अंदर। तो इसके लिए ये सूटेबल है उन टास्क के लिए कि जहां पर आपको इंटेंस और ब्रीफ बर्स्ट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए होते हैं। उसके बाद पल्स ड्यूरेशन, तो पल्स ड्यूरेशन जो है इसमें वेरिएबल एक पल्स ड्यूरेशन होता है। तो जो पल्स लेज़र हैं ये वेरी करती हैं पल्स ड्यूरेशन, यानी इनके अंदर जो पल्स के ड्यूरेशन आते हैं वो चेंज होते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक लेज़र एंड इट्स एप्लीकेशन, और वो स्पेसिफिक लेज़र और उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो अल्ट्रा फास्ट पल्स लेज़र होती हैं फॉर इंस्टेंस हैव वेरी शॉर्ट पल्स ड्यूरेशन। अल्ट्रा फास्ट पल्स लेज़र्स जो हैं, अल्ट्रा फास्ट पल्स्ड लेज़र्स, तो ये जो अल्ट्रा फास्ट पल्स लेज़र्स हैं ये इनका बड़ा शॉर्ट पल्स ड्यूरेशन होता है, इनका वेरी शॉर्ट पल्स्ड ड्यूरेशन। तो इनका जो ड्यूरेशन होता है पल्स का वो बहुत शॉर्ट होता है और ये फेमिटो सेकंड या पिको सेकंड की रेंज में होता है, यानी कि फेमिटो सेकंड और पिको सेकंड, यानी कि इनकी रेंज जो है इतनी फेमिटो सेकंड या पिको सेकंड तक इनकी रेंज होती है इन पल्सेस की। ठीक होगी जी बात। उसके बाद जो है हमारे पास एनर्जी कंसंट्रेशन होती है। तो एनर्जी कंसंट्रेशन जो है इसमें एनर्जी डेंसिटी आ जाती है। तो पल्स लेज़र जो है ये आपको डिलीवर कर सकती हैं हाई एनर्जी डेंसिटी इन शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा हाई एनर्जी डेंसिटी को डिलीवर करती है, मेकिंग देम सूटेबल फॉर प्रिसीजन कटिंग, जिसमें आप कटिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, और ऐसी और एप्लीकेशंस के अंदर जहाँ पर मटेरियल इंट्रैक्शंस जो हैं वो आपको नीड होती हैं और उनको आपने कंट्रोल कर, यानी कि लेज़र को ये वाली जो एनर्जी डेंसिटी है पल्स लेज़र के अंदर, इसको कटिंग और ड्रिलिंग या उन जगहों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर आपको हाई एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और हाई एनर्जी की मदद से आप कटिंग वगैरह और ड्रिलिंग और मटेरियल्स जो हैं उनके साथ इंट्रैक्शन, सारी बात है लेज़र जब कटिंग करेगी ड्रिलिंग करेगी तो किसी मटेरियल के साथ इंट्रैक्ट करेगी, तो वहाँ पर हम इस एनर्जी कंसंट्रेशन को यूज़ करते हैं। तो अब अगर हम इसको समरी के अंदर देखें तो जो हमारे पास चॉइस है पल्स और कंटिन्यूस एमिशन लेज़र के, ये डिपेंड करता ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन कि आपको किस तरह का लेज़र का एमिशन चाहिए, अब वो कौन सी एप्लीकेशन के लिए आपने उसको यूज़ करना है। तो कंटिन्यूस एमिशन जो है ये सूटेबल होता है उन टास्क के लिए जिनके अंदर हमें स्टेबल और कांस्टेंट बीम ऑफ लाइट चाहिए होती है, जबकि जो पल्स्ड एमिशन ये फेवर करता है जब आपको हाई पीक पावर प्रिसीजन और कंट्रोल ओवर एनर्जी चाहिए होता है और ये क्रिटिकल होता है। तो स्पेसिफिक लेज़र डिज़ाइन और पैरामीटर्स और इंक्लूडिंग प्लस ड्यूरेशन और रिपीटेशन रेट जो हैं
वो उनको चेक किया जाता है कि हमें कौन सी एप्लीकेशंस के लिए कौन सी लेज़र चाहिए, यानी कि पल्स लेज़र चाहिए या कॉन्टीन्यूस लेज़र जो है वो चाहिए, कौन सी हमें लेज़र चाहिए। तो हमने एक प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन के लिए या एक एप्लीकेशन जो हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए हमने यूज़ करना है। ठीक होगी जी बात। तो अब उसके बाद जो है हमारे पास ये तो कॉन्टीन्यूस और ये वाला मिशन हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि जो है हमारे पास थ्रेशोल्ड कंडीशन और आउटपुट पावर इन लेज़र। ये एक्चुअली मैंने पहले इसको कैलकुलेट भी पीछे किया हुआ है। मैं ज़रा ब्रीफली आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो थ्रेशोल्ड कंडीशन एंड आउटपुट पावर इन लेजर्स। तो जो थ्रेशोल्ड कंडीशन और आउटपुट पावर है लेजर के अंदर, ये दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं बिहेवियर और परफॉर्मेंस लेजर सिस्टम का। तो अब चलें हम इन कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं कि थ्रेशोल्ड कंडीशन जो है वो क्या होती है। तो थ्रेशोल्ड कंडीशन जो है ये लेज़र में रेफर करते हैं उस मिनिमम कंडीशन को जो कि हमें लेज़र एक्शन के लिए ज़रूरी होती है कि वो अकर करे, यानी कि इस कंडीशन तक आप पहुंचेंगे तो लेज़र एक्शन जो है वो अकर करेगा थ्रेशोल्ड कंडीशन तक। लेकिन अगर आप थ्रेशोल्ड कंडीशन तक नहीं पहुंचेंगे तो लेज़र एक्शन जो है वो अकर नहीं करेगा। ये मिनिमम कंडीशन हमें लेज़र को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है कि जहाँ पर गेन जो होता है लेज़र मीडियम के अंदर वो जस्ट सफिशेंट होता है कि जो लेज़र के अंदर लॉसेज होते हैं वो उनको कंपनसेट कर देता है और एक लेज़र ऑसिलेशन को सस्टेन करता है। तो जो थ्रेशोल्ड कंडीशन है ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें नंबर 1 पे ऊपर आता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन है कि जब आपने लेज़र को ऑपरेट करना है तो यहाँ पर देयर मस्ट बी अ पॉपुलेशन इन्वर्जन इन द गेन मीडियम। तो आपका जो गेन मीडियम है, यानी कि जिस मीडियम को आप लेजरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उस मीडियम के अंदर जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन का अकर करना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा एटम या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में हो देन इन द ग्राउंड स्टेट। यानी कि अगर एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन n2 अगर वो ग्रेटर देन n1 हो तो दिस इज कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। यानी कि अगर एक्साइटेड स्टेट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में तो आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो। तो जब आप अचीव और मेंटेन करनी है आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो इसके लिए आपको पंपिंग ऑफ लेज़र मीडियम जो रिक्वायर्ड होती है, यानी कि आपको लेज़र मीडियम को पंप करना पड़ता है। लेज़र मीडियम को एक्सटर्नल से कोई एनर्जी जो है प्रोवाइड करनी पड़ती है। जब आप लेज़र मीडियम को एक्सटर्नल से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उस मीडियम के एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट से उठकर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से बढ़ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो अचीव हो गया। तो इसके अंदर आप जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या ऑप्टिकल पंपिंग जो है इस तरह की स्कीम्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फीडबैक। ऑप्टिकल फीडबैक है कि लेजर लाइट जो है इसको हम ट्रैप कर देते हैं एक लेजर कैविटी के अंदर विच टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 2 मिरर्स और वन ऑफ विच जो है वो पार्शली रिफ्लेक्ट। अब इस ये सारी यानी कि जब लेजर को आप 2 मिरर्स के दरमियान में ट्रैप कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये रेजोनेटर बन जाता है जिसमें एक मिरर जो है वो फुली रिफ्लेक्टिव होता है और एक पार्शली रिफ्लेक्टिव होता है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड कंडीशन रिक्वायर होती है इस ऑप्टिकल गेन के ऊपर विद दन द कैविटी और ये एक्सीड कर जाती है लॉसेस से।
जिसमें अब वो लॉसेस कौन कौन से होते हैं, जिसमें मिरर के लॉसेस भी होते हैं, अब्जॉर्प्शन लॉसेस भी होते हैं और स्कैटरिंग के लॉसेस भी होते हैं। यानी कि अब्जॉर्प्शन की वजह से भी लॉसेस आ रहे होते हैं, मिरर से टकराने के बाद भी आ रहे होते हैं, फिर फोटॉन मिरर से टकराने के बाद स्कैटर भी का। तो ये सारे लॉसेस जो होते हैं इनको पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो ओवरकम करती है। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर होता है हमारे पास लेजिंग मोड। तो लेजर एक्शन के अकर करने के लिए जो गेन मीडियम है इसको हम सपोर्ट करते हैं लेजिंग मोड से, जो कि स्पेसिफिक वेवलेंथ और स्पेशल पैटर्न्स ऑफ लाइट के होते हैं जो कि ऑसिलेट करते हैं कैविटी के अंदर। तो जो थ्रेशोल्ड कंडीशन है वो इन्वॉल्व करती है कि इंश्योर करती है कि वन ऑफ दीज मोड मस्ट रीच द थ्रेशोल्ड गेन लेवल, कि ये मोड जो है ये हर सूरत में थ्रेशोल्ड गेन लेवल तक पहुंचे। तो जब गेन जो होता है विद इन द लेजर मीडियम वो एक्सीड कर जाता है लॉसेस से और ऑप्टिकल फीडबैक और पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन जो हैं वो मेट कर जाती हैं, तो फिर लेज़र क्या करती है, वो मिट करती है कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो दिस इज़ द ऑपरेशन ऑफ लेज़र एक्शन, और लेज़र जो है इसमें ऑपरेट करती है अबव द थ्रेशोल्ड। ठीक है जी। उसके बाद आती है आपके पास, जब लेज़र निकल आई तब उसके बाद आ जाती है आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर जो है ये लेज़र की, इसको आप रेफर करते हैं वो अमाउंट ऑफ लाइट जो लेज़र सिस्टम में से एमिट होती है वंस इट इज़ ऑपरेटिंग अबव द थ्रेशोल्ड कंडीशन। यानी कि आउटपुट पावर क्या है कि जब लेज़र एमिट होना शुरू हो जाती है, यानी कि जब आपको थ्रेशोल्ड कंडीशन मिल जाती है तो उसके बाद जो है वो लेज़र ऑपरेट करना शुरू कर देती है थ्रेशोल्ड कंडीशन के अबव। तो आउटपुट पावर जो है ये मुख्तलिफ फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है। उसमें नंबर 1 फैक्टर जो है वो है गेन मीडियम, पहला फैक्टर जो है। तो जो प्रॉपर्टीज है गेन मीडियम की, इंक्लूडिंग उसकी क्या कंपोजिशन है, क्या कंसंट्रेशन है और उसका क्या पंपिंग मैकेनिज्म है, ये इफेक्ट करता है अचीवेबल आउटपुट लेजर को। यानी कि किस किस्म का मटेरियल बना हुआ है, गैस है, सॉलिड है, ठीक है, लिक्विड है, कौन सा मटेरियल, क्या उसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है जी, और क्या उसकी कंपोजिशन है और कौन सा पंपिंग मैकेनिज्म आप यूज कर रहे हैं। यानी अब हर मीडियम को पंप करने के लिए एक डिफरेंट पंपिंग मैकेनिज्म जो है वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो वो कौन सा पंपिंग मैकेनिज्म जो है वो आप यूज कर रहे हैं कि जिसकी मदद से आप उसको एक्साइट करेंगे लेजर को। तो ये पहला फैक्टर होता है। उसके बाद नंबर 2 पे होता है कैविटी डिजाइन। कैविटी डिजाइन कि आपका कैविटी का डिजाइन किस तरह का है। तो जो डिजाइन होता है लेजर कैविटी का ये इंक्लूड करता है रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द मिरर्स, द लेंथ ऑफ द कैविटी एंड मोर स्ट्रक्चर कैन इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट पावर। अब वो कैविटी यानी कि वो रिफ्लेक्टिव मिरर्स किस तरह के हैं, उनके अंदर कौन से लॉन्गिट्यूडनल मोड बन रहे हैं, ट्रांसफर मोड्स बन रहे हैं, और मोड का और कैविटी की लेंथ कितनी है। तो ये कैविटी डिजाइन होता है और जो ये भी आउटपुट पावर को इफेक्ट करता है। उसके बाद नंबर 3 पर पंपिंग पावर। तो पंपिंग पावर जो है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी या पावर सप्लाई की जाती है गेन मीडियम को थ्रू पंप सोर्स, और वो इन्फ्लुएंस करती है पॉपुलेशन इन्वर्जन को और कॉन्सिक्वेंटली आउटपुट पावर को। यानी कि आप कौन सा पंपिंग मैकेनिज्म आप यूज कर रहे हैं, किस किस्म की आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी आउटपुट पावर के ऊपर इफेक्ट जो है वो करती है। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आती है एफिशिएंसी। तो लेजर एफिशिएंसी जो है ये बेसिकली रेशो होती है आउटपुट पावर टू इनपुट पावर की। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लेजर एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट पावर। ये लेजर की एफिशिएंसी होती है। तो ये मेजर करती है कि हो फैक्ट्री लेजर जो है वो कन्वर्ट कर रही है इनपुट एनर्जी को लेजर लाइट में। हाई एफिशिएंसी लेजर प्रोड्यूस करती है मोर आउटपुट पावर फॉर गिवर इनपुट पर पावर, यानी कि जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है लेजर की वो ज़्यादा अच्छी आउटपुट प्रोवाइड करती हैं। तो आउटपुट पावर जो है ये रेंज कर सकती है मिली वाट से
गीगावाट्स के अंदर या मोर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लेजर, कि किस यानी कि मिलीवाट से गीगावाट तक, मिलीवाट टू गीगावाट तक इसकी पावर रेंज करती है। अब ये डिपेंड करता है कि किस किस्म की लेज़र है, इसकी क्या एप्लीकेशन, उसका क्या डिज़ाइन है। तो इन समरी हम ये कह सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड कंडीशन है ये एक मिनिमम कंडीशन है जो आपको रिक्वायर होती है कि जिसके अंदर आप लेज़र लाइट इमिट करते हैं जो कि कोहेरेंट लाइट होती है। और ये कब आपको कोहेरेंट लाइट मिलती है? जब आप पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करते हैं, ऑप्टिकल फीडबैक को अचीव करते हैं और रिलेजिंग मोड कंडीशंस को अचीव करते हैं। तो इस किस्म की जब थ्रेशोल्ड कंडीशन सरपास हो जाती है तो लेज़र जो है, या यानी कि थ्रेशोल्ड कंडीशन पहुंच जाती है तो लेज़र जो एमिट करती है आउटपुट पावर, जो कि आप डिटरमिन करते हैं बाय द फैक्टर सच एज गेन, मीडियम, कैविटी डिज़ाइन, पंपिंग पावर और इसकी एफिशिएंसी से। ठीक है जी, तो ये अब हमने ओवरव्यू कर लिया पल्स और कॉन्टिन्यूस इमिशन का, थ्रेशोल्ड कंडीशन और आउटपुट पावर का। अब हम जो है वो देखते हैं इसके अंदर के हमारे पास जो है वो पंपिंग स्कीम्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास कितनी किस्म की कैविटीज़ जो हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर जिक्र किया कि हमें पंपिंग कौन कौन सी पंपिंग जो है वो आपने यूज़ करनी है और कौन सी कैविटीज़ जो हैं वो आपने यूज़ करनी है। तो ये ज़रा अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको। तो अब देखते हैं हम पंपिंग को। तो जो टेक्निक है अचीव करने की ग्रेटर पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन हाई एनर्जी स्टेट देन लोअर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड पंपिंग। द टेक्निक ऑफ अचीविंग, वो टेक्निक है जिसके अंदर आप अचीव करते हैं ग्रेटर पॉपुलेशन ऑफ एटम्स। जो ग्रेटर पॉपुलेशन है एटम्स की इन हायर एनर्जी स्टेट, इन हायर एनर्जी स्टेट देन lower energy state is known as pumping। तो इसको हम पंपिंग का नाम देते हैं। तो जो सोर्स है जो सप्लाई करती है एनर्जी लेजर मीडियम को, इसको हम कहते हैं पंपिंग सोर्स। द सोर्स that supplies energy, वो सोर्स को जो सप्लाई करती है एनर्जी लेजर मीडियम को, मीडियम इज नोन एज पंपिंग सोर्स। तो उसको यानी कि वो जो गेन मीडियम होता है उसको जिससे एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसको हम पंपिंग सोर्स करते हैं। तो जो सप्लाइड एनर्जी होती है ये मेंटेन करती है पॉपुलेशन को इन्वर्टेड एट एक्साइटेड लेवल, यानी कि ये जो एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं ये पॉपुलेशन इन्वर्जन को मेंटेन करती है। तो दिस टाइप ऑफ जो टाइप होती है पंपिंग सोर्स की डिपेंड करती है लेज़र मीडियम के ऊपर। तो जो यूजुअल मेथड होता है पंपिंग के लिए उसमें हीटिंग है, इसमें मटेरियल जो है इसको हीट किया जाता है और जिससे एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो एटम्स की इंक्रीज होती है, लेकिन ये पॉपुलेशन को इन्वर्ट नहीं करता।
लिहाजा पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो आपको अचीव नहीं होती हीटिंग से। यानी कि अगर आप ये कहें कि जी हम हीटिंग करके तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लें, तो हीटिंग भी एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं मटेरियल को, लेकिन इससे आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं होती। अब इसमें हमारे पास कुछ मेथड हैं पंपिंग सोर्सेज के, उनमें नंबर 1 पर है ऑप्टिकल पंपिंग। ठीक है जी, ऑप्टिकल पंपिंग जो है इसमें लाइट जो है यूज होती है फॉर पंपिंग इन ऑप्टिकल पंपिंग मेथड। लाइट इज यूज्ड फॉर ऑप्टिकल पंपिंग। तो ऑप्टिकल पंपिंग के अंदर लाइट जो है उसको यूज किया जाता है। जो फोटोन ऑफ लाइट हैं वो एक्साइट करते हैं एटम्स को अपर मोस्ट लेवल में। ये फिर जो एक्साइटेड एटम्स होते हैं ये ड्रॉप करते हैं मेटास्टेबल लेवल में, और जब ये मेटास्टेबल लेवल में ड्रॉप करते हैं तो ये क्रिएट करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन को। तो जो फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब हैं और कंटिन्यूसली ऑपरेशन लैंप्स हैं, स्पार्क गैप्स हैं या ऑक्सिलरी लेजर्स हैं, ये ऑप्टिकल पंपिंग सोर्सेज हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ। जैसे नंबर 1 के ऊपर कंटिन्यूअसली वर्किंग लैंप्स, जैसे कंटिन्यूअसली वर्किंग लैंप्स हैं, इसी तरह स्पार्क गैप्स हैं। ठीक है जी, उसके बाद नंबर 3 पर ऑक्सिलरी लेजर्स हैं। ठीक है जी, ठीक है, ये सारे जो हैं ये ऑप्टिकल पंपिंग सोर्सेज हैं। तो ऑप्टिकल पंपिंग जो है ये सूटेबल होता है उस लेज़र मीडियम के लिए विच इज़ ट्रांसपेरेंट टू पंपिंग लाइट, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट हो पंपिंग लाइट की, उसके लिए ये यूज़फुल होती है ऑप्टिकल पंपिंग। यानी कि हर एक के लिए नहीं आप इसको कर सकते, उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो आपके पास ट्रांसपेरेंट हो। अब इसकी जो वर्किंग है वो हम देखते हैं। तो वर्किंग क्या है, जो लोअर एटम्स होते हैं किसी स्टेट E1 में। ठीक है, मैं अब यहां पर इसकी फिगर जो है वो बनाता हूं कि जो एटम्स हैं आपके लोअर स्टेट के अंदर। ठीक है जी, तो ये देखें कि आपके पास ये एक E1 है, ये E2 है और ये E3 है। इसके अंदर 2, इसके अंदर 3 और इसके अंदर 1 2 3 4। ठीक है जी, इसको आप कह दें फिगर 1A। उसके बाद हम एक और फिगर बनाते हैं। यहाँ पर देखें कि ये 1 2 3 4 5 ये E3 लेवल है। उसके बाद ये E2 है 1 2 3 और ये E1 है, ये E2 है। ठीक है जी, इसके अंदर ये 2 हैं, इसको कहते हैं ये फिगर 1B है। उसके बाद जो है एक और फिगर देखते हैं हम कि यहाँ पर ये E3 लेवल है, इधर ये E2 है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये 7 एटम्स हैं और इधर E1 के अंदर ये 2 एटम। ये फिगर 1C है। तो यहाँ पर इस जगह पर ये पॉपुलेशन
इन्वर्जन जो है वो हो रही है। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है ये हो रही है। अब यहाँ पर आप देखें कि इस जगह से ये पंपिंग हो रही है, ठीक है, और इधर से ये एटम्स जो हैं ये नीचे की तरफ आ रहे हैं मेटास्टेबल स्टेट के अंदर, ठीक है जी। तो अब क्या है कि जो लोअर एटम्स हैं स्टेट E1 के अंदर जो लेज़र मीडियम का है, हम इनको पंप करते हैं ऑप्टिकल पंपिंग सोर्स से, ठीक है जी। और एटम जो है स्टेट E1 के अंदर वो जंप करते हैं हायर स्टेट E3 के अंदर। तो दीज एटम्स जो है इनके अंदर लॉन्गर पीरियड के लिए E3 में स्टे नहीं करते, क्योंकि इनका शॉर्ट लाइफ टाइम होता है जो कि 10⁻⁸ सेकेंड्स के बराबर होता है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द लाइफ टाइम दे फॉल बैक टू मेटास्टेबल स्टेट E2 और रिलीजिंग द रेडिएशन लेस एनर्जी। मतलब ये यहाँ से वापस इधर आते हैं इस तरफ, ठीक है जी, इधर से इस तरफ आते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन करके, तो ये रेडिएशन लेस एनर्जी जो है उसको रिलीज करते हैं। अब जो मेटास्टेबल E2 है इसका ग्रेटर लाइफ टाइम होता है। ये जो मेटास्टेबल E2 है इसका ग्रेटर लाइफ टाइम होता है। इसका लाइफ टाइम जो है ये बराबर होता है 10⁻³ सेकंड तक का। तो 10⁻³ सेकंड तक जो है ये नॉर्मल जो एक्साइटेड स्टेट जो E3 होती है, क्योंकि इस E3 के अंदर 10⁻⁻⁸ तो यहाँ से स्पॉन्टेनियसली नीचे की तरफ आते हैं। तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो अचीव हो जाती है स्टेट E2 में। और ऑप्टिकल पंपिंग जो है इसको आप यूज़ करते हैं सॉलिड स्टेट लेजर्स के अंदर, जैसे रूबी लेजर्स हैं, ठीक है। ऑप्टिकल पंपिंग किन में होती है? सॉलिड स्टेट लेजर्स के अंदर, जैसे हमारे पास रूबी लेजर्स हैं उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाती है वो है इलेक्ट्रिकल पंपिंग। तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग जो है उसको उस वक्त यूज़ करते हैं जब लेज़र मटीरियल जो है वो कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट डिस्ट्रॉइंग द लेज़र मीडियम। यानी कि जब जो लेज़र मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है लेकिन वो लेज़र मीडियम को डिस्ट्रॉय नहीं करते। तो ये मेथड जो है पंपिंग का ये लिमिटेड है टू गैस लेज़र, ठीक है। ये यानी कि ये गैस लेज़र्स के अंदर इलेक्ट्रिकल पंपिंग जो है उसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हाई वोल्टेज पल्सेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो आयोनाइज करती हैं गैस को एज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिक। यानी कि जब गैस जो है वो लेजिंग मीडियम में से गुजरती है, तो गैस के अंदर से लेज़र मीडियम में से जब गुजरती है, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है जो लेज़र मीडियम है गैस का उसके अंदर से गुजरता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो गैस के एटम्स को क्या कर देते हैं, आयनाइज कर देते हैं। यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं और पीछे पॉजिटिव आयंस ले, जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करती है गैस में से वो एक्साइट करती है एटम्स को, तो ये एटम्स जो हैं ये ड्रॉप करते हैं फिर मेटास्टेबल स्टेट के अंदर और पॉपुलेशन इन्वर्जन आपको अचीव हो जाती है, ठीक है जी। इसके लिए भी हम फिगर जो बना के देखते हैं। अब देखें ये फिगर 1 है, इसके अंदर देखें ये 2 हैं E2 और ये E3 और यहाँ पर E1, ठीक है। अब आप इसको हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, ठीक है। एक इधर और एक इधर। ये क्या है, ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस गैस के अंदर से पास कर रहे हैं। अब आप देखेंगे ये E1 ये E2 और ये E3, ये फिगर हमारे पास
2 जो है वो आ गई। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये हो गया हमारे पास। और ये यहाँ से आपने पंपिंग की है और ये ऊपर एक्साइटेड लेवल के अंदर आप ले गए हैं और इधर आपके पास ये 2 3 एटम्स हैं। उसके बाद तीसरी फिगर जो है वो आप देखें कि ये E3 लेवल है और यहाँ से ज़्यादा जो एटम्स हैं वो निचले लेवल में आ गए हैं। ठीक है, ये ज़्यादा लेवल निचले लेवल में आ गए हैं और ये E1 है, यानी कि ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट है और इधर इस जगह पर पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रही है। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पर अब जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो जो प्रोसेस है अचीविंग करने का पॉपुलेशन इन्वर्जन को गैस लेज़र के अंदर, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है टू लेज़र, सॉलिड लेज़र से मिलता जुलता है। तो जो ओनली डिफरेंस है यहाँ पर वो पंपिंग सोर्स का है और लेजिंग मीडियम का है। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल लाइट सोर्स होती है लाइक नियॉन फ्लैश लैम्प जो है उसको आप यूज़ करते हैं पंपिंग सोर्स के ऊपर, नियॉन फ्लैश लैम्प। ठीक है, इसको नियॉन फ्लैश लैम्प जो है यूज़ होता है पंपिंग सोर्स के लिए इन सॉलिड लेज़र, लेकिन जो वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है यानी कि ये सॉलिड लेज़र्स के अंदर होता है और वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है ये यूज़ होता है आपके पास इसके अंदर जो आपकी होती हैं गैस लेज़र्स। ठीक है, अब इसमें जो है एक डायरेक्ट कन्वर्जन का भी प्रोसेस होता है, डायरेक्ट कन्वर्जन। तो डायरेक्ट कन्वर्जन क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल पंपिंग जो है ये आल्सो यूज होती है सेमीकंडक्टर लेजर के अंदर। ठीक है, यानी कि सेमी कंडक्टर जो लेजर्स हैं उसके अंदर भी आप इलेक्ट्रिकल पंपिंग जो है उसको यूज करते हैं। तो जो करंट कैरिंग पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के होते हैं वो एक्साइट होते हैं और पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होती है, क्योंकि आपको पता है सेमीकंडक्टर के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन होल्स के जो पेयर्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर जो हैं वो एक्साइट होते हैं जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करती है। तो इससे हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिलती है पीएन जंक्शन रीजन के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिकम्बाइन करते हैं होल्स के साथ जंक्शन रीजन में और प्रोड्यूस करते हैं एक लेज़र लाइट को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन करते हैं, उनके नतीजे के अंदर लेज़र लाइट जो है प्रोड्यूस होती है। तो ये जो है दिस इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी। तो ये एक डायरेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिकल को आप लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये एक डायरेक्ट कन्वर्जन है। ठीक है जी, उसके बाद पंपिंग बाय इन इलास्टिक कोलिजन्स, ये भी एक मेथड है जो पंपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। पंपिंग बाय इन इलास्टिक कोलिजन्स। तो अगर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो एक्ट करे एज ए पंपिंग सोर्स इस मेथड के अंदर लाइक द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड, तो ए कम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैसेस एक्स और वाई आर यूज इन दिस मेथड। ठीक है, इसके अंदर अब दो किस्म की गैसेस होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही है लेकिन टू टाइप्स ऑफ गैसेस आर यूज्ड इन दिस मेथड। लेकिन दो किस्म की गैसेस जो हैं इस मेथड में यूज की जाती हैं, उनको हम क्या देते हैं, कोई एक्स है एंड वाई है, होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही है। तो जो एक्साइटेड स्टेट है गैस एक्स की उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
एक्स स्टार से, ये एक्साइटेड स्टेट है एक्स गैस की। तो जो एक्साइटेड स्टेट है वाई गैस की, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई स्टार से, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है जी। तो इसका मतलब एक्स स्टार और वाई स्टार जो है ये एक्साइटेड स्टेट्स हैं, इन दोनों गैसेज एक्स और वाई की। तो जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो पास करता है लेजर मीडियम से, तो जो लोअर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन्स हैं गैस एक्स के अंदर, वो मूव करते हैं एक्साइटेड स्टेट, यानी एक्स से इस स्टेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर मूव करते हैं। सिमिलरली जो लोअर एनर्जी स्टेट गैस वाई है, उसके इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करते हैं जब आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को गुजारते हैं। तो लोअर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन जो गैस एक्स के अंदर है वो एक्साइटेड होकर एक्स स्टार हो जाते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब जारी बात है ये गैस जो है इसके एटम्स वो बार बार आके इलेक्ट्रॉन इनके साथ टकराएंगे, तो जब आके बार बार एटम्स इसके साथ टकराएंगे तो ये एटम्स को इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से ये एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह दूसरे के साथ भी यही होगा। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट जो है इलेक्ट्रॉन इन गैस एक्स स्टार नो कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट इन गैस वाई। अब ये वाले एक्साइटेड जो है ये लोअर एनर्जी स्टेट गैस जो वाई है उसके साथ टकराएंगे और उनको भी एक्साइट करना शुरू कर देंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी स्टेट गैस के वाई में वो सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेंगे और जंप कर जाएंगे हाई एक्साइटेड स्टेट वाई स्टार के अंदर। तो ये मेथड जो है इसको हम हीलियम नियॉन लेजर के अंदर यूज करते हैं, ये जो पंपिंग ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन है। उसके बाद एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं थर्मल पंपिंग। तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है इसको हम अचीव कर सकते हैं बाय हीटिंग इन द लेजर मीडियम। द पॉपुलेशन can be obtained by heating the laser medium। तो जो लेजर मीडियम है आप उसको हीट करके पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये अब क्या है कि इसके अंदर जो आपके पास हीट है वो एक्ट करती है एज ए पंप सोर्स, और इसमें को हम ये जो पंप सोर्स होता है हीट, इसको हम कहते हैं थर्मल पंपिंग। इसको थर्मल पंपिंग का नाम देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, इसमें भी आप अचीव करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन थर्मल पंपिंग के अंदर इन सिमिलर टू द ऑप्टिकल पंपिंग। जिस तरह ऑप्टिकल पंपिंग में आप अचीव करते हैं इसी तरह इसी के अंदर, यानी कि वो जो ऑप्टिकल पंपिंग के अंदर मैंने 3 फिगर्स बनाई थी वो सेम यहाँ पर एप्लीकेबल होती हैं। सिर्फ ये है कि वहाँ पर आप ऑप्टिकल सोर्स के बजाय हीट एनर्जी कर देंगे, और एक्सेप्ट द हीट इज यूज एज ए पंपिंग सोर्स इंस्टेड ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो ये सिमिलर है और इलेक्ट्रिक, लेकिन एक्सेप्ट के हीट इज यूज्ड एज पंपिंग सोर्स। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन, जो प्रोसेस ऑफ अचीव करने का पॉपुलेशन को थर्मल पंपिंग के अंदर, ये सिमिलर है टू ऑप्टिकल पंपिंग या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड, एक्सेप्ट दैट हीट इज यूज्ड एज पंपिंग सोर्स। यहाँ पर अब हीट जो है उसको आप यूज कर रहे हैं पंपिंग सोर्स के ऊपर पर लाइट या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। बाकी ये सिमिलरली वही प्रोसेस है, इसको हम थर्मल पंपिंग का नाम जो है वो देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो आए जिसको कि हम कहते हैं कि पंपिंग बाय केमिकल रिएक्शन। पंपिंग बाय केमिकल रिएक्शन। तो जो एटम और या मॉलिक्यूल होते हैं जो कि यूज़ आप करते हैं पंपिंग के लिए, जब ये प्रोड्यूस होते हैं थ्रू सम केमिकल रिएक्शन, और इस केमिकल रिएक्शन जब प्रोड्यूस होते हैं और ये रिमेन रहते हैं एक्साइटेड स्टेट में पॉपुलेशन के टाइम पर, तो इस यानी कि केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में
अब आप एटम या मॉलिक्यूल्स को यूज़ करें पंपिंग के लिए जब वो प्रोड्यूस हो किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, ठीक है। तो फिर हम ये कहते हैं कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये प्रोडक्शन हो गया। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल जो वो प्रोड्यूस होता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल जो है ये प्रोड्यूस होता है एक्साइटेड स्टेट में जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन गैस जो है वो केमिकली कंबाइन, यानी फ्लोरीन और हाइड्रोजन का जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रोड्यूस होती है। तो जो नंबर ऑफ प्रोड्यूस एक्साइटेड एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रेटर देन होते हैं द नंबर ऑफ एटम्स इन नॉर्मल स्टेट। तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो अचीव। तो केमिकल रिएक्शन जो है हाइड्रोजन और इस गैस का फ्लोरीन का, यानी कि H2 प्लस F2 इज इक्वल टू 2HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये प्रोड्यूस है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल जो कि एक्साइटेड स्टेट में होता है केमिकल रिएक्शन में। तो इसकी मदद से भी आप केमिकल पंपिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक होगी जी बात। तो अब जो है ये हमारे पास आ गई जो है, हमने स्टडी कर लिया कि हमारे पास पंपिंग सोर्सेज जो हैं वो कितनी किस्म की होती हैं। तो अब जो है वो नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है वो कितनी किस्म की टाइप्स होती हैं लेज़र कैविटीज़ की, टाइप्स ऑफ, यानी कि कौन कौन सी कैविटीज़ के अंदर लेज़र जो है वो प्रोड्यूस होती है। टाइप्स ऑफ लेज़र कैविटीज़। तो जो टाइप्स ऑफ लेज़र कैविटीज़ हैं ये रीजन होता है, यानी कि कैविटी क्या होती है या ये रीजन होता है बिटवीन टू मिरर्स ऑफ लेज़र डिवाइस इज कॉल्ड ऑप्टिकल कैविटी और लेज़र कैविटी। तो यानी कि दो मिरर्स के दरमियान में जो रीजन होता है, द रीजन बिटवीन टू मिरर्स, जो दो मिरर्स के दरमियान में आपका रीजन होता है ऑफ द लेज़र डिवाइस, लेज़र डिवाइस के, ठीक है, जिसको कि हम रेजोनेटर भी कहते हैं, इज कॉल्ड ऑप्टिकल कैविटी और लेज़र कैविटी। तो इसको हम ऑप्टिकल कैविटी या लेज़र कैविटी क्या कहते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लेज़र कैविटी, मिसाल के तौर पर मैं अगर इसकी फिगर बनाऊं तो ये एक मिरर है, ठीक है, ये दूसरा मिरर है, और ये देखें आप यहाँ पर ये जो है इसके दरमियान ये वाला पोर्शन जो है ये लेज़र कैविटी है इन दो मिरर्स के दरमियान में, ये मिरर है, ठीक है। ये फुल मिरर है और ये पार्शियल मिरर है, ठीक है। तो ये इसके अंदर लेज़र मीडियम है और ये हमारे पास जो है इसके अंदर एक प्रोड्यूस हो रही है और इधर से ये लेज़र निकल रही है, ये लेज़र बीम निकल रही है। तो ये कैविटी है, इसको हम कहते हैं कैविटी। तो अब हमारे पास जो कैविटीज़ हैं इनकी जो टाइप्स हैं, नंबर 1 पर प्लेन मिरर, कैविटी होती है।
नंबर 2 के ऊपर कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी होती है। नंबर 3 पर कनफोकल कैविटी होती है। नंबर 4 पर बिग रेडियस कैविटी होती है। नंबर 5 पे सेमी स्फेरिकल कैविटी होती है। और नंबर 6 पे कन्वेक्स कनकेव कैविटी होती है। तो ये सारी कैविटीज जो हैं आप इनको यूज करते हैं। तो अब ये सारी कैविटीज जो हैं इनको 1 बाय 1 करके जो है वो हम स्टडी करके देखेंगे इन सारी कैविटीज को। तो नंबर 1 के ऊपर जो है वो फिर हम देखते हैं प्लेन पैरेलल मिरर ऑप्टिकल कैविटी को। तो नंबर 1 पर प्लेन पैरेलल ऑप्टिकल कैविटी। तो प्लेन पैरेलल ऑप्टिकल कैविटी जो है इसके अंदर 2 प्लेन मिरर्स होते हैं जिसमें R1 भी इंफिनिटी के बराबर होता है और R2 भी इंफिनिटी। ये 2 प्लेन मिरर्स हैं बोथ हैंड के ऊपर इनफाइनाइट। दीज मिरर जो हैं ये पैरेलल होते हैं एक अदर के और परपेंडिकुलर होते हैं टू लेजर ऑप्टिकल एक्सिस। यानी कि ये इस तरह की कुछ फिगर इसकी बनती है कि एक ये मिरर इस जगह पे है और एक ये मिरर इस जगह पे है। तो इसकी कोई लेंथ L है। इसको कह लें कि ये R1 इंफिनिटी है, ये भी R2 इंफिनिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि ये इनको इसके साथ मिला दें तो ये प्लेन पैरेलल कैविटी है। दिस इज प्लेन पैरेलल कैविटी। दिस इज प्लेन पैरेलल कैविटी इसको कहते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस नंबर 1 के ऊपर ये है कि ये ऑप्टिमल यूज है इसका ऑल वॉल्यूम्स ऑफ एक्टिव मीडियम, तमाम वॉल्यूम्स। ये यूज होती है ऑल वॉल्यूम्स ऑफ द एक्टिव मीडियम के अंदर, हर वॉल्यूम के एक्टिव मीडियम के अंदर। अब इसके अंदर कोई भी लेजर की फोकसिंग नहीं की जाती, नो फोकसिंग, कोई फोकसिंग नहीं की जाती लेजर रेडिएशन की इनसाइड द ऑप्टिकल कैविटी। इसके अंदर लेजर को फोकस नहीं किया जाता, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपने जो है वो नहीं रखा हुआ, लेंस नहीं रखा हुआ। इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं नंबर 1 पे है हाई डायफ्रैक्शन लॉसेस, यानी कि इसमें डायफ्रैक्शन होती है। जाहिर बात है कि फोटॉन्स टकराते हैं वापस आते हैं मिरर से तो वो डायफ्रैक्ट करते हैं और वेरी हाई सेंसिटिविटी टू मिस अलाइनमेंट। तो इसके अंदर जो अलाइनमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा मिस अलाइनमेंट होती है फोटॉन्स की। और इनको अलाइनमेंट में लाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसके ऊपर ऑपरेट करना, क्योंकि यहाँ पर आप कोई फोकसिंग लेंस जो है उसको यूज़ नहीं कर रहे।
उसके ऊपर बाद नंबर 2 पर होती है कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी। नंबर 2 पर कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी। तो कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी जो है, इसके अंदर दो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं सेम रेडियस जिनका होता है। टू स्फेरिकल मिरर्स विद सेम रेडियस। दो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जिनका सेम रेडियस होता है इस कैविटी के अंदर, यानी कि आप प्लेन मिरर्स नहीं होते, आप उनकी जगह आपके पास जो हैं वो स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो जो डिस्टेंस होता है इन स्फेरिकल सेंटर्स ऑफ मिरर्स के दरमियान वो इक्वल होता है टू द ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच मिरर। हर कर्वेचर के डिस्टेंस ऑफ ईच मिरर करें, यानी कि R1 R2 L/2 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं तो ये देखें, ये एक इधर है और एक इधर है। तो यहाँ पर ये कुछ हमारे पास फिगर आ जाएगी। तो इधर R1 L/2, अब इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसकी जो टोटल लेंथ L है उसके हाफ के बराबर है। तो इसको आप यूं, तो इसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी। तो ये कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी कहलाती है। अब इसके एडवांटेजेस जो हैं, नंबर 1 पे इसमें जो वेरी लो सेंसिटिविटी होती है टू मिस अलाइनमेंट, यानी कि लो मिस अलाइनमेंट होती है, लो मिस अलाइनमेंट। और नंबर 2 के ऊपर लो डायफ्रैक्शन लॉसेस, और डायफ्रैक्शन के लॉसेस जो हैं वो भी कम होते हैं। डिसएडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस में पहला डिसएडवांटेज ये है कि जो आपका वॉल्यूम होता है एक्टिव मीडियम का, उसका बड़ा लिमिटेड यूज होता है। नंबर 2 पर मैक्सिमम फोकस ऑफ द रेडिएशन जो है वो इनसाइड द ऑप्टिकल कैविटी होती है ज्यादा, यानी नंबर 1 के ऊपर जो है लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ एक्टिव मीडियम, एक्टिव मीडियम का कम वॉल्यूम यूज होता है। और नंबर 2 के ऊपर मैक्सिमम फोकसिंग होती है रेडिएशन की, मैक्सिमम फोकसिंग ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ज्यादा रेडिएशन जो है वो फोकस होती है ऑप्टिकल कैविटी के अंदर। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, और उसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक कैविटी, स्फेरिकल कैविटी। अब उसके बाद आ गया तीसरे नंबर पर कनफोकल। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वो है कनफोकल ऑप्टिकल कैविटी। तो ये कैविटी जो है इसके अंदर दो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जिनके सेम रेडियस होते हैं। दिस कैविटी हैज टू spherical
मिरर्स विद सेम रेडियस, जिनके के रेडियस सेम होते हैं, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू L। तो ये अरेंजमेंट जो है काज करती है मच लेस फोकसिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट एट द सेंटर ऑफ कैविटी। इसकी वजह से सेंटर ऑफ कैविटी कम फोकसिंग होती है। तो जो फोकल पॉइंट होता है हर मिरर का वो सेंटर पर होता है इस कनफोकल कैविटी के, वाइल द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज द सेंटर ऑफ द कैविटी। और जो सेंटर होता है कर्वेचर ऑफ मिरर का वो सेंटर ऑफ कैविटी होता है, ठीक है। यानी कि वो L/2 के बराबर नहीं होता, वो R1 R2 उसके L के कैविटी के ही सेंटर के बराबर होता है। तो यानी कि अगर हम इसकी फिगर बनाएं तो ये कुछ जो है हमारे पास इस तरह की फिगर आती है। ठीक है जी, यहाँ पर ये ऐसे, तो यहाँ पर भी R1 L के बराबर है और R2 L के बराबर है। तो ये है कनफोकल कैविटी, इसको हम कनफोकल कैविटी। अब इसके एडवांटेज जो है, यहाँ पर लिटिल सेंसिटिविटी होती है मिस अलाइनमेंट की, लो डिफ्रैक्शन लॉसेज होते हैं, नो हाई फोकसिंग होती है इनसाइड द कैविटी। जो मीडियम है यूज ऑफ वॉल्यूम, मीडियम यूज यानी कि कम यूज होता है जो वॉल्यूम एक्टिव मीडियम का आप लेते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाती है आपके पास बिग रेडियस कैविटी, नंबर 4 के ऊपर। बिग रेडियस कैविटी। अब ये ऐसी कैविटी के जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो जो मिरर्स है of the mirrors longer than the cavity length is a big radius cavity. The cavity यानी कि ऐसी कैविटी जिसके अंदर with radius of curvature, जिसके अंदर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है of the mirrors जब इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो मिरर्स का लॉन्गर हो देन कैविटी लेंथ, कैविटी की लेंथ से, जैसे ये कैविटी की लेंथ होती है दो मिरर्स के दरमियान, कैविटी की लेंथ से ज्यादा हो इज बिग रेडियस कैविटी। इसको हम कहते हैं इज बिग रेडियस कैविटी। तो ये बिग रेडियस कैविटी कहलाती है, यानी कि इसके अंदर R1 मच ग्रेटर देन L होता है और R2 भी मच ग्रेटर देन L होता है। तो इसके अंदर अगर हम अब फिगर बनाएं तो आप देखें कि ये कुछ इस तरह की फिगर बनेगी। यहाँ पर भी R1 ग्रेटर देन L है और ये भी R2 मच ग्रेटर देन L है। तो इसको हम कहेंगे बिग रेडियस कैविटी और ये इसकी लेंथ। तो ये कैविटी जो है ये बेटर कंप्रोमाइज होती है देन कनफोकल कैविटी बिटवीन पैरेलल प्लेन मिरर एंड सर्कुलर ऑप्टिकल कैविटीज में। इस कैविटी के अंदर दो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जिनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम नहीं होता दोनों एंड्स के ऊपर।
यानी कि बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों एंड्स के ऊपर सेम हो। तो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर ऑफ मिरर्स वो मच लेस देन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ मिरर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफ़ी कम होता है। इसीलिए R1 जो है वो मच ग्रेटर देन L होता है और R2 भी मच ग्रेटर देन R। दिस अरेंजमेंट काज लेस फोकसिंग, इसकी वजह से कम फोकसिंग होती है बीम की एट द सेंटर ऑफ कैविटी। अब इसके एडवांटेजेस जो हैं वही मीडियम सेंसिटिविटी होती है मिसअलाइनमेंट को, मीडियम डायफ्रैक्शन लॉसेज होते हैं, नो हाई फोकसिंग होती है बीम की इनसाइड द कैविटी, और ये गुड यूज़ ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्टिव मीडियम जो है इसके अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं लार्ज रेडियस कैविटी। उसके बाद 5वें नंबर पर आप आए सेमी स्फेरिकल कैविटी। तो ये कैविटी जो है ये क्रिएटेड होती है विद वन प्लेन मिरर एंड वन स्फेरिकल मिरर। दिस कैविटी इज क्रिएटेड with one plane mirror and one spherical mirror। तो इसको हम बनाते हैं एक प्लेन मिरर की मदद से और एक स्फेरिकल, यानी कि एक साइड पे प्लेन मिरर होता है और एक साइड के ऊपर जो है वो स्फेरिकल मिरर जो है वो होता है। ठीक है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है स्फेरिकल मिरर का वो इक्वल होता है टू द लेंथ ऑफ कैविटी। यानी कि अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं तो आप देखें कि ये स्फेरिकल मिरर और ये इस जगह पर प्लेन मिरर, तो यहाँ पर किसके साथ मिला दें, ये तो इधर R1 L के बराबर है और R2 इन्फिनिटी के बराबर है। तो ये सेमी स्फेरिकल कैविटी है। तो इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है स्फेरिकल मिरर का ये वो लेंथ ऑफ कैविटी के बराबर होता है। तो दिस कैविटी जो है सिमिलर इन प्रॉपर्टीज टू द सर्कुलर कैविटी, इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है सर्कुलर कैविटी से विद एडवांटेज ऑफ लो प्राइस ऑफ द प्लेन मिरर, क्योंकि इसमें प्लेन मिरर जो यूज़ होता है उसकी लो प्राइस है। मोस्ट हीलियम लेज़र जो होती हैं, हीलियम नियॉन लेज़र्स, वो इस कैविटी को यूज़ करती हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि लो सेंसिटिविटी होती है मिस अलाइनमेंट को और लो डायफ्रैक्शन लॉसेज होते हैं। उसके बाद 6 नंबर पर है अनस्टेबल रेजोनेटर, या जिसको हम कहते हैं कन्वेक्स कनकेव कैविटी। 6 नंबर पर कन्वेक्स कनकेव कैविटी। तो कन्वेक्स कनकेव कैविटी जो है वो एग्जांपल है एक अनस्टेबल रेजोनेटर की। द कनकेव convex concave कैविटी। तो कन्वेक्स कनकेव कैविटी जो है, कन्वेक्स कनकेव कैविटी इज एन एग्जांपल ऑफ
अनस्टेबल रेजोनेटर। ये एक एग्जांपल है अनस्टेबल रेजोनेटर की। तो कनकेव मिरर जो है बिग होता है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो लॉन्गर देन होता है लेंथ ऑफ द कैविटी। ठीक है, यानी कि अब इसके अंदर दो मिरर होते हैं। अगर मैं यहाँ पर फिगर बनाऊं, एक कनकेव होता है और एक कन्वेक्स होता है। आप देखें यहाँ पर फिगर बनाते हैं, ये एक मिरर है और ये दूसरा है, एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है। तो यहाँ पर R1 ग्रेटर देन L है, तो इसको अगर हम यहाँ पे लेके जाएं, ठीक है जी, तो ये कन्वेक्स कनकेव कैविटी है। तो इसके अंदर R1 ग्रेटर देन L है और R2 जो है वो R1 माइनस L के बराबर है। तो कन्वेक्स मिरर जो है वो स्मॉल है, यानी कि ये वाला मिरर स्मॉल है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका स्मॉल है। तो कनकेव मिरर जो है वो बिग है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, सॉरी, ये कनकेव मिरर ये बिग है, इसका रेडियस ग्रेटर देन L है, और ये कन्वेक्स है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उससे कम है। ठीक है जी, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बोथ मिरर्स मीट एट द सेम पॉइंट। अब ये दोनों मिरर्स का एक ही सेम पॉइंट के ऊपर ये मिलता है। तो इसके एडवांटेज जो है, हाई वॉल्यूम ऑफ द मोड इनसाइड द कैविटी मीडियम, ये हाई वॉल्यूम यूज करता है। ऑल पावर इनसाइड द कैविटी इज इमिटेड आउट ऑफ द लेजर, और जितनी पावर होती है वो लेजर में से बाहर अमिट हो जाती है। तीसरा इसका ये है कि लेजर रेडिएशन जो अमिट होती है आउट ऑफ द लेजर अराउंड द एजेस ऑफ द स्मॉल मिरर, यानी कि इन मिरर के एजेस से लेजर की रेडिएशन जो हैं वो अमिट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कैविटी है इज यूज इन हाई पावर लेजर्स विच कैन बी यूज स्टैंडर्ड आउटपुट कपलर। तो हाई पावर लेजर्स के अंदर इन कैविटीज को यूज जो है वो किया जाता है। अब जो होती है हमारे पास इसमें एक और टर्म होती है जिसको आप कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ लेजर। बल्कि ठीक है, ये यहाँ तक ये हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये सारी कैविटीज़ जो हैं इनके बारे में बता दिया, और कि कौन कौन सी कैविटीज़ होती हैं और पंपिंग स्कीम्स कौन सी होती हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इसके बारे में। ठीक है जी, अब इसके बाद जो है वो हमने नेक्स्ट जो चीज़ स्टडी करनी है वो हमने करनी है लेज़र ट्यूनिंग, बल्कि ऑप्टिमम आउटपुट कपलिंग और फिर लेज़र ट्यूनिंग, फिर हम क्यू स्विचिंग और मोड लॉकिंग जो है उसके ऊपर जाएंगे। तो नेक्स्ट हम करेंगे ऑप्टिमम आउटपुट कपलिंग इन लेज़र, कि किस तरह आउटपुट कपलिंग जो है वो लेज़र के अंदर होती है। इसको हम नेक्स्ट टाइम कहते हैं। तो अभी मैं यहीं पर लेक्चर जो है इसको एंड करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका।